दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 देखते हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। मतलब अर्ली मैन किस तरह से हंटिंग यानी कि शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे, उन्हें ग्रो करते थे, और किस तरीके से कैटल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे पीपल्स का सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। ये सभी कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। द अर्लीस्ट पीपल, जो पहले के पीपल थे, वाई आर दे ऑन द मूव, क्यों वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। 2 मिलियन एगो पहले पीपल उपमहाद्वीप इस सब कॉन्टिनेंट में रहते आ रहे हैं उस टाइम से। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर एंड गैदरर। हंटर और गैदरर आज हम लोग उसे कहते हैं। हंटर जो शिकार करते थे, गैदरर जो भोजन इकट्ठा करते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। और ये नाम भोजन इकट्ठा करने के तरीकों से उन्हें ये नाम मिला। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, काउट, फिश, बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टेक्स, एग्स। जनरली वो सब मछली का शिकार करते थे, बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, जड़ों को खाते थे, कंदमूल खा के रहते थे, पत्ते और अंडे, ये सब कुछ जो भी बीज हैं, सीड्स है, ये सभी चीज़ों का वो इकट्ठे करते थे और उन्हीं से वो भोजन करते थे। हंटर गैदरर्स मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ये हंटर और गैदरर्स मूव करते थे। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस, और इनके बहुत सारे रीजन हैं। फर्स्ट वन इज देयर आर, बेसिकली हम लोगों के पास यहाँ 4 रीजन्स है। फर्स्ट है दे स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर वो एक ही जगह इकट्ठा रहेंगे तो सारा का सारा भोजन खा जाएंगे। प्लांट एंड एनिमल्स एंड रिसोर्स, जिसके वजह से उन्हें एक जगह से दूसरे जगह सर्च ऑफ फूड के लिए मूव करना ही पड़ता था। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इधर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे। छोटे शिकार के लिए उन्हें एक जगह से, जो एनिमल्स होते थे वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड, क्योंकि वो जानवर को घास के खोज के लिए और पत्ते की खोज के लिए एक जगह से दूसरे जगह वो जानवर मूव करते थे, तो ये हंटर गैदरर भी उनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरे जगह इन्हें भी मूव करना पड़ता था। ये सेकंड रीजन है। एंड द थर्ड रीजन इज plant and trees bear fruits in different seasons, so they may have moved from one season to season in search of different kinds of plants. Plants, बहुत सारे प्लांट्स सीजन बाय सीजन अपने सीड्स देते हैं और पत्ते देते हैं, तो इनके वजह से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस में भी इन्हें सीजन टू सीजन मूव करना पड़ता था। फोर्थ रीजन इज पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, और जीवन जीने के लिए पानी की इन्हें ज़रूरत पड़ती थी, और पानी हमेशा लेक्स के आसपास पाए जाते थे, स्ट्रीम्स, रिवर्स के पास। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जहाँ ऐसे नदी जहाँ सालों भर पानी होती है। अदर्स आर सीजनल, और ऐसे नदी जो कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही पानी देते हैं। पीपल लिविंग इन देयर बैंक्स, और इन्हीं नदी के किनारे क्योंकि उन्हें पानी मिलती थी और पानी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पानी की खोज में जाना ही पड़ता था। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम लोगों को ऐसे लोगों के बारे में कैसे जानकारियाँ मिली। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट को इन हंटर और गैदरर्स के द्वारा जो कुछ भी उनके द्वारा बनाया गया चीज़ें थे वो उन्हें आज मिले हैं, चाहे वो खुदाई से हो या किसी न किसी फॉर्म में मिले हो। इट इज़ लाइकली डैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स। उनके द्वारा जो औजार किए जाते थे शिकार करने के लिए, जो कि पत्थर के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे, बोन के बने होते थे, वो आज भी सर्वाइव करते हैं, कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो या ऊपर हो। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वेयर यूज टू कट मीट एंड बोन्स। कुछ स्टोन टूल्स का यूज मीट को कट करने के लिए, बोन्स को तोड़ने के लिए, और स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, जो कि एनिमल्स के स्किन को हटाने के लिए, चॉप फ्रूट एंड रूट्स, और फल और जड़ों को काटने के लिए यूज होते थे। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन, और
वुड टू मेक स्पीयर्स एरोज फॉर हंटिंग। कुछ का यूज बोन्स के हैंडल बनाने के काम आता था, और लकड़ी टू मेक स्पीयर्स और भाला बनाने के काम आता था। कुछ तीर बनाने यानी कि एरो बनाने के काम आते थे, ताकि हमें हंटिंग आसानी से उन लोगों के हो सके। अदर टूल्स वेयर यूज्ड टू चॉप वुड, लकड़ी को फाड़ने के काम आता था। विच वाज यूज्ड एज फायर वुड, जिसे हम लोग फायर वुड के नाम से जानते थे। वुड वाज ऑल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स, लकड़ी का इस्तेमाल घर बनाने के भी काम आता था और औजार बनाने के भी काम आता था। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, वे जगह भी चुनते थे ताकि कहाँ रहा जाए। इसके पीछे भी हम लोग देखते हैं आगे। लुक एट द फिगर मैप 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers lived in many more places. इस मैप में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जहाँ जहाँ ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये वो साइट्स हैं जहाँ वे लोग रहते थे। जैसे यहाँ एक साइट है भीमबेटका। भीमबेटका एमपी में एक जगह है रायसेन के पास, जहाँ पे कुछ केव्स यानी कि गुफाओं के ऊपर जानवरों के और जैसे बुल्स के, बफेलोज के पेंटिंग्स आज भी प्रिजर्व और देखे जाते हैं। तो इससे हंटर्स और गैदरर्स इस इलाके में उस टाइम में रहते थे, इनका हमें आज भी प्रमाण मिलता है। एज स्टोन टूल्स वेयर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन आर इजीली अवेलेबल। तो वहीं रहते थे जहाँ अच्छे स्टोन मिलते थे, जहाँ गुड क्वालिटी के स्टोन मिलते थे, ताकि उनसे वो औजार बना सके। तो रहने के पीछे ये भी लॉजिक था कहाँ कहाँ वो लोग रह सकते थे। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, रॉक पेंटिंग्स भी जैसे मैंने बताया भीमबेटका एक जगह है जहाँ पर इस तरीके के रॉक पेंटिंग्स दिखाई देते थे। ये दिख सकते हैं हम लोग इस मैप में कि रॉक पेंटिंग्स है। और उस समय के जो पेंटिंग थे वे इस तरीके से बनाए जाते थे कि तुरंत वो हटते नहीं थे किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन से। और उनके बनाने के लिए आयरन ओर का इस्तेमाल होता था। आयरन ओर प्लस चारकोल का इस्तेमाल से वे लोग ये पेंटिंग बनाते थे। साइट्स क्या होते हैं? साइट्स आर द प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स आर फाउंड। साइट्स वे जगह होते हैं जहाँ पर कुछ बचे हुए सामान हमें मिलते हैं। बचे हुए सामान में औजार, पॉट्स यानी कि मिट्टी के कुछ बर्तन, और बिल्डिंग्स से कुछ एविडेंसेस या खंडहर बचे हुए रहते हैं, उसे हम लोग साइट्स बोलते हैं। दे आर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, ये कभी न कभी पीपल के द्वारा उपयोग में लाए गए हैं और आज छोड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बरीड अंडर द सी, और ये कुछ सरफेस के ऊपर भी होते हैं, कुछ सरफेस के अंदर बरीड किए रहते हैं, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, कुछ पानी के अंदर भी होते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। आगे हम लोग और साइट्स के बारे में देखते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फायर का किस तरीके से पता चला उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फाइंड द कोरनॉल केव्स ऑन द मैप 2, कोरनॉल केव्स को देख सकते हैं मैप में। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हेयर, यहाँ पर कुछ राख के ट्रेसेस पाए गए हैं, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस टाइम में यहाँ आग की खोज हुई होगी। दिस सजेस्ट अबाउट दैट पीपल वेयर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, ये हमें सजेस्ट करता है कि पीपल वहाँ के फायर को यूज करने में सक्षम थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में भी वे लोग यूज करते होंगे। टू रोस्ट मीट, मीट को भूनने यानी कि पकाने में भी। एंड स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स को भगाने के लिए भी फायर का यूज किया जाता होगा। नेम एंड डेट्स, और नेम और डेट्स जो आज के आर्कियोलॉजिस्ट डिफाइन किए हैं उन्हें भी हम लोग देखते हैं। तो 3 डेट्स में दिखाई देते हैं। एक है पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक एज का मतलब होता है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो स्टोन एज का सबसे पुराना टाइम पीरियड को बोलते हैं पेलियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक के बाद आता हमारा जो सेकंड टाइम पीरियड है वो है मेसोलिथिक, एंड द थर्ड वन इज न्यूलिथिक। 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर्स तक का जो साल होता है उसे बोलते हैं हम लोग BC, ये बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, उसे बोलते हैं हम लोग पेलियोलिथिक एज। एंड 12,000 से लेकर 10,000
बिफोर क्राइस्ट तक के जो एज होते हैं उसे बोलते हैं मेसोलिथिक एज। 10,000 से जो टिल डेट तक होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं न्यूलिथिक एज। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री की ये 99% को क्रोनोलॉजी को कवर करता। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, और इन्हीं पीरियड्स में इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। बिगिनिंग अबाउट 1200 ईयर्स एगो, अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी, बहुत छोटे उस टाइम के जो स्टोन टूल्स पाए जाते थे, जो पत्थर से बने औजार होते, बहुत ही छोटे होते थे। एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थर से औजार बनाए जाते थे उसे माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। माइक्रोलिथ्स वेयर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल ऑफ बोन। ये बोन्स जो कि हड्डी के जो बने हुए हैंडल होते थे उनमें ये माइक्रोलिथ पत्थर लगे होते थे। वुड टू मेक, कुछ लकड़ी में बने होते सच एज सॉ एंड इसकी सिकल्स, जो कि कुल्हाड़ी की तरह इनका यूज किया जाता था उस टाइम में। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज, और कुछ पुराने टाइप के जो टूल्स होते थे वे भी उस टाइम में यूज होते थे। द नेक्स्ट एज फ्रॉम 10,000 ईयर्स इज कॉल्ड न्योलिथिक। 10,000 के बाद का जो एज ग्रुप है उसे हम लोग न्योलिथिक एज बोलते हैं। व्हाई डू यू थिंक द टर्म न्योलिथिक मीन्स? न्योलिथिक मीन्स न्यू मतलब नया, लिथिक मतलब स्टोन। तो आगे की जो नए एज हैं जो जिसमें स्टोन टूल्स से बहुत ही शार्प टूल्स बनाए जाते थे उन्हें हम लोग न्योलिथिक एज बोलते थे। वी हैव ऑल्सो मैंशनड द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस, यू फाइंड आउट नेम्स ऑफ द मेनी प्लेसेस लेटर चैप्टर। आगे हम लोग और कुछ साइट्स और प्लेसेस के नाम देखते हैं। द चेंजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हमारा किस तरीके से परिवेश चेंज हुआ उसके बारे में देखते हैं। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। क्लाइमेट के जलवायु में, जो वर्ल्ड के जलवायु थे उनमें कुछ मेजर चेंजेस हुए। विद शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, और रिलेटिवली वार्म कंडीशंस में कुछ चेंजेस हुए, वहाँ के कुछ टेम्परेचर में चेंजेस हुए इन मेनी एरियाज। दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। तो जब टेम्परेचर एक निश्चित रेंज से हमारा कम हो जाता है, वहाँ की रेनफॉल अगर बहुत ही मीडियम होती है तो छोटे छोटे घास वहाँ उगते हैं, घास के मैदान उग जाते हैं, जिसे हम लोग ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर। जहाँ घास के मैदान होंगे वहीं पर हमारा डियर होंगे, हिरन। एंटीलोप, एंटीलोप भी एक मतलब टाइप हैबिटेट है डियर के ही फैमिली का। गॉट, शिप, कैटल्स, एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। जहाँ ग्रास होंगे ये सभी जानवर वहाँ रहेंगे। दोज हु हंटेड these animals now followed them। जो शिकार इस एनिमल्स को जो हंटिंग करते थे वे उन्हें अब फॉलो करने लगे। लर्निंग अबाउट द फूड हैबिट्स, उनके फूड हैबिट्स के बारे में भी जानने लगे। देयर ब्रीडिंग सीजन्स, कब वे एक दूसरे के कब उनकी ब्रीडिंग होती थी उन सीजन्स के बारे में भी उन्हें पता चलने लगा। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग। इससे पीपल को हर्डिंग और रियरिंग के बारे में भी जानकारी मिली। हर्डिंग का मतलब होता है चरवाहे, जो कि एक ग्रुप में बहुत सारे जानवर को एक आदमी चराते रहता है, उसे बोलते हैं हर्डिंग प्रोसेस। रियरिंग का मतलब होता है पशुपालन करना। फिशिंग इज ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट, और जहाँ जो भी नदी के किनारे है या जो भी समुद्र जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा है वहाँ पर फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती की स्टार्टिंग और हर्डिंग यानी कि चरवाहे को किस तरीके से स्टार्ट मिलता है वो हम देखते हैं। दिस इज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली, राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सम कॉन्टिनेंट। यही इसी टाइम में बहुत सारे जो अनाज वाले जो घास थे उनकी भी उत्पत्ति हुई, जैसे व्हीट यानी कि गेहूँ, बार्ली, राइस, इन सब का खुद से नेचुरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में ये भी खुद से ऑटोमेटिक उगे। मैन, वुमन, चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रीव। और जो भी मैन थे वो सब सीखे कि किस तरीके से वे ग्रो करते हैं और भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा किए, इन ग्रेन्स को, अनाज को। when they arrived, कब वे पके, this may have led them to think about growing plants in their own। और इस तरीके से फार्म यानी कि खेती की शुरुआत हुई। इन दिस वे पीपल बिकेम
फार्मर्स, और इसी तरह पीपल अब नोमैडिक से फार्मर बनते चले गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, और जहाँ वो पालतू जानवर को रखते थे तो उन्हें और पालतू बनाने के लिए वे लोग सीखे और उन्हें भोजन भी देना स्टार्ट किए। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग, कुछ जंगली कुत्ते को सबसे पहली बार पालतू बनाया गया। लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल डैट वेयर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव, उसके बाद पीपल उन और भी एनिमल्स को इनकरेज किए जहाँ वे रहते थे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर को पालतू बनाया जा सके। दिज एनिमल्स सच एज सीप, और जो पालतू बनाने वाले एनिमल्स थे उनमें सीप, गॉट, कैटल, ऑल्सो द पिग लिव्ड इन द हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस, और ज़्यादातर जानवर पालतू वाले घास ही खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स, और इन जानवरों को दूसरे जानवर से पीपल प्रोटेक्ट भी करते थे और इस तरह अब वे लोग फार्मर के साथ साथ हर्डर्स भी यानी कि चरवाहे भी बन गए। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग्स वर परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन इज अ नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो, प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिनमें पीपल प्लांट ग्रो करते हैं और एनिमल्स की लुक आफ्टर मतलब देखभाल भी करते हैं, और इसी प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। वेरी ऑफन प्लांट एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स, और पीपल के द्वारा जो भी प्लांट और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जाता था वो बाकी जंगली प्लांट एनिमल से डिफरेंट यानी कि अलग होते थे। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, और इसीलिए डोमेस्टिकेशन की शुरुआत यहीं से होती है। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, और जैसे कि पीपल उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स को सेलेक्ट करते थे जिनमें कोई बीमारी नहीं होती थी। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, और ऐसे प्लांट का चुनाव करते थे जिसके ग्रेन्स बहुत अच्छे साइज के होते थे। दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेक्स कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन्स, और ऐसे पौधे होने चाहिए जो कि कम से कम पके हुए सीड्स को बियर करने में कैपेबल हो सके। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व, और उन्हीं सेलेक्टेड प्लांट्स के सीड्स को प्रिजर्व किया जाता था। सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़, और उन्हें बोया जाता था ताकि सेम क्वालिटीज़ के पौधे फिर से निकल सके। अमोंगेस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल, और सेम यही कंडीशंस एनिमल्स पे भी लागू थी कि बाकी सारे जानवर वाइल्ड जानवर में जो जेंटल जानवर था उन्हें वे लोग टेम यानी कि पालतू बनाने की कोशिश करते थे। एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल, और इसी के रिजल्ट के परिणाम स्वरूप जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल और प्लांट्स थे वो बाकी जंगली से डिफरेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल द टीथ and horns of white animals are usually much larger than those of domesticated animals. For example, the teeth और जो भी उनके दांत होते थे नुकीले वो अब थोड़े से छोटे होने लगे, जो कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल के छोटे होने लगे जंगली के कंपैरिजन। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, और यहाँ हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि कौन ये हमेशा डोमेस्टिकेटेड का होगा और ये हमेशा वाइल्ड एनिमल का टीथ होगा। डोमेस्टिकेशन वाज ग्रेजुअल प्रोसेस, ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं थी, ये एक बहुत ही धीमा प्रोसेस था। दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रोसेस डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हुई। इट बिगन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, ये करीब 12,000 साल पहले इस प्रोसेस की शुरुआत हुई। मीन्स ये अप्रोक्सीमेटली मेसोलिथिक एज में स्टार्टिंग हुई। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आज हम जो भी फूड खाते हैं या फिर जो भी प्लांट्स या जो भी एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं ये सभी उसी डोमेस्टिकेशन का नतीजा है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वे व्हीट एंड बार्ली,
और जो सबसे फर्स्ट टाइम जिनकी खेती वे कौन से थे, वीट और बार्ली थे। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड ए शीप एंड गोट, और शीप एंड गोट एनिमल्स में थे जिन्हें सबसे फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन किया गया। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, और एक नई तरह के जीवन की शुरुआत हुई यहाँ। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अब हम लोगों ने देखा होगा कि जब बीज से पौधे निकलते हैं तो वो कुछ समय लेते हैं, कुछ दिन लगते हैं उसमें। दिस में बी फॉर सेवरल डेज, काफ़ी दिन लगते हैं, वीक्स या मंथ्स या समटाइम्स ईयर, सालों लग जाते हैं। When people began growing plant, it meant that they had to stay in the same place for a long time. अब वे इस चीज़ को फील करने लगे कि अब अगर हमें खेती करनी है तो हमें उस एरिया में पर्टिकुलर टाइम रहना भी पड़ेगा। इससे नए तरह के जीवन की शुरुआत हुई, क्योंकि हमें उस पौधे की देखभाल, लुक आफ्टर करना पड़ेगा, वाटरिंग, पानी देना पड़ेगा, वीडिंग, जो भी खरपतवार बाहर से निकल जाते हैं उसे हटाना भी पड़ेगा, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स, और बाकी बाहरी एनिमल और बर्ड से भी उन्हें बचाना पड़ेगा। टिल द ग्रेन राइपनिंग, तब तक जब तक कि उसमें नए फल नहीं लग जाते हैं। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, उसके बाद ग्रेन्स का यूज केयरफुली हमें करना पड़ेगा। एज ग्रेन हैड टू बी शॉर्टेड स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। एज ग्रेन टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ, पीपल को ग्रेन को बोथ फूड खाने के लिए भी रखना है और सीड के लिए भी। वेज टू स्टोरिंग, कहाँ इसे स्टोर करें इसके बारे में भी सोचना है। इन मेनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, उन्होंने क्ले पॉट्स का यानी कि मिट्टी के बर्तन का निर्माण किया। वोव बास्केट्स, वो बास्केट्स का मतलब होता है एक टाइप का, वो भी एक बास्केट की तरह होता है जो कि एक बुना हुआ एक शेप का होता है और जो जिसमें कुछ ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जा सकता है। और डग पिट्स, खुद जमीन के अंदर खोद के उसके अंदर भी ग्रेन्स को पहले रखे जाते थे। ये 3 तरीके थे ग्रेन्स को स्टोर करने का। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पोट्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। एब्सोल्युटली, जहाँ हंटर और गैदरर्स थे जिन्होंने फसल उगाए तो उन्हें ही रिक्वायरमेंट होगी पॉट्स के, ताकि वो ग्रेन्स को स्टोर करके रख सके। स्टोरिंग एनिमल्स को भी स्टोर करना उन्होंने चालू किया। किस सेंस में? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स अपने प्रजनन बहुत नेचुरली करते हैं। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, अगर उन्हें उनकी देखभाल अच्छी तरीके से की जाए तो वो मिल्क भी देंगे। विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, ये फूड का एक बहुत अच्छा सोर्स है। मीट भी देंगे वेन एवर रिक्वायर्ड, जब रिक्वायरमेंट होगी। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज स्टोर्ड, और जिस एनिमल को पालन पोषण किया जाएगा वो एक स्टोर ऑफ फूड का भी काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम द फूड्स व्हाट आर द इम्पोर्टेंट अदर थिंग्स, फूड्स के अलावा एनिमल्स बहुत सारे कुछ देते हैं। जैसे एनिमल से बहुत सारे, जैसे दूध, पनीर, कर्ड्स, ये जो कुछ भी आज हम लोग देखते हैं ये सब एनिमल प्रोडक्ट ही है। एग, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, फर्स्ट खेती करने वाले जो किसान थे और जो भी चरवाहे थे उसके बारे में हम लोग मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ ये फर्स्ट टाइम पाए गए। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, जितने भी उस मैप में ब्लू स्क्वायर्स में दिए गए थे ये सब जो प्लेस थे वो फार्मर्स और हर्डर्स के लिए थे। इच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, और इन्हीं एविडेंस से और जो आर्कियोलॉजिस्ट के पास जो एविडेंस मिले उनके बेसिस पर फार्मर्स और हर्डर्स का पता लगता है। दे आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, कुछ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में पाए गए, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। और प्रेजेंट डे कश्मीर में फर्स्ट टाइम हर्डर्स, एंड इन ईस्ट एंड साउथ, और कुछ साउथ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में भी पाए गए। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plant and animals bones. और ये sites जो उनके settlements के लिए, farmers के लिए और herders के लिए थे, इन पे साइंटिस्ट आज भी रिसर्च करती है और एविडेंस के तौर पे प्लांट और एनिमल्स के बोन्स
को स्टडी करती है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन, और इससे हमें कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं, जैसे एक पर्टिकुलर साइट्स पे जले हुए अनाज भी अवशेष के रूप में मिले, जिससे इन फार्मर्स और हर्डर्स के सेटलमेंट्स के बारे में भी पता चलता है। दे मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली कुछ दुर्घटना में भी जल सकते हैं, और ऑन पर्पस साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals, और कुछ नंबर ऑफ क्रॉप्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में उगाए जाते थे, कोई एक टाइप के ही नहीं थे। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स के भी बोन्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि हर्डर्स जो हैं डिफरेंट वेराइटी के जो भी जानवर थे उन्हें वे पालतू बनाते थे। टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब हम लोग सेटल्ड लाइफ की तरफ देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। जो पुरातत्वविद हैं वे ट्रेसेस ऑफ हट्स यानी कि झोपड़ी और घरों के भी साइट्स उन्हें मिले हैं। फॉर इंस्टेंसेस बुरझोम एक जगह है कश्मीर में, प्रेजेंट डे कश्मीर, वहाँ पीपल बिल्ट पिट हाउसेस। पिट हाउसेस का मतलब है जमीन के नीचे घर बनाना, और जमीन के नीचे इसलिए बनाते थे क्योंकि कश्मीर के तरफ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस था वो काफ़ी ठंड थी वहाँ, तो उनसे उस ठंडी हवाओं से बचने के लिए वे जमीन के नीचे घर बनाते थे। विच वे डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप लीडिंग, और यहाँ स्टेप बाय स्टेप बनाते थे ताकि उतरने और चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। दिज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ये ठंडी मौसम से में शेल्टर का काम करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors। और घर जो भी शेल्टर बनाए थे, शेल्टर के बाहर भी और शेल्टर के अंदर भी 2 कुकिंग हर्ट्स बनाए थे। कुकिंग हर्ट्स का मतलब है जो कि खाना बनाने वाली अंगीठी बोलते हैं, जहाँ पर आग जलते रहता है, वहाँ पर कुछ भी खाना बना सकते हैं। तो अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ठंड है तो अंदर बनाएंगे, और अगर नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस है तो वो बाहर भी इस हर्ट्स का यूज कर सकते हैं। ड्रॉ ए पिट हाउस, और इस तरीके से उन्होंने पिट हाउस का निर्माण किया होगा। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। स्टोन टूल्स जो है बहुत सारे साइट से हमें मिले हैं, मेनी ऑफ देयर डिफरेंट फ्रॉम, और पुराने वाले से बहुत सारे डिफरेंट है। तो अब जो नया एज पैलियोलिथिक के बाद का निकल गया है उसे हम लोग न्यूलिथिक एज बोलते हैं। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वेयर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। ये स्टोन टूल्स जो होंगे पुराने वाले से डिफरेंट होंगे क्योंकि इसमें फाइन कटिंग एज है, इनकी जो एज होंगे वो बिल्कुल ही फाइन कटिंग और शार्प होंगे। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और जो भी ग्रेन है उसे कूटने के लिए, उन्हें पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मोर्टार्स और पेस्टल्स का यूज करते हैं, जिसे हम लोग ओखली और मूसल बोलते हैं। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन को चूरने के लिए भी काम आता है। इवन टुडे, ये आज भी सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर आज भी हम इसे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड। पैलियोलिथिक टाइप के भी जो टूल्स थे वो भी कंटिन्यूसली यूज होते रहे। एंड रिमेंबर सम टूल्स वेयर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, कुछ टूल्स हड्डी यानी कि बोन्स के भी बने होते थे। मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव बीन फाउंड, बहुत सारे घड़े जो मिट्टी के बने होते थे वे भी हमें अवशेष के रूप में मिले हैं। दिस वे समटाइम्स डेकोरेटेड, इसमें कुछ प्रिंटेड भी होते थे यानी कि डेकोरेटेड, उस पर फूल भी बने होते थे। एंड वेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और ये थिंग्स को स्टोर करने के काम आते थे। पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डाइट, जो कि भोजन का एक अभिन्न अंग इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हो गया। तो बिसाइड्स दे बिगन वेविंग क्लॉथ्स,
और कपड़े बुनने का भी काम उन्होंने शुरुआत कर चुके थे। यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन, दे कुड नाउ बी ग्रोन। अब वे कॉटन, क्योंकि खेती की शुरुआत हो चुकी थी तो कॉटन की भी खेती होती थी, और इनसे वेविंग क्लॉथ मतलब कपड़े बुनने का भी काम की शुरुआत हो चुकी थी। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या ये सभी चीज़ें हर जगह एक साथ हुई? नहीं, नॉट क्वाइट। In many areas, men and women still continued to hunt and gather food. Elsewhere, people adopted farming and herding slowly. जो जहाँ से people move करना शुरू किए तो वहाँ पे फूड का गैदर, खाना इकट्ठा करना, और हंटिंग पहले जहाँ थे वहाँ चलते रह गए, और जो वहाँ से आगे मूव हो चुके थे वहाँ पे फार्मिंग यानी कि खेती की शुरुआत हो गई। हर्डिंग्स यानी कि पशुओं को चराने का काम धीरे धीरे शुरुआत होते चले गई। सेवरल थाउजेंड ईयर्स बिसाइड्स इन मेनी केसेस पीपल ट्राइड टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। और पीपल जो हैं वो डिफरेंट कंबाइंड एक्टिविटीज़ को एक साथ जोड़ करके डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट सीजन्स में अब वे चालू करते थे। क्लोजर लुक, लिविंग डाइंग इन मेहरगढ़, और जो पीपल के मरने की जो कंडीशंस होते थे, उन्हें दफनाने की जो रीति रिवाजें थे, उनके बारे में भी हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास। बोलान पास के पास एक जगह है, उनका नाम है, और ईरान का वो इम्पोर्टेंट रूट है, नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि यहाँ से हमें बरीड मैन के साथ अ मैन इन अ बरियल पोजीशन हमें मिला है, मतलब आदमी को दफनाने के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट। यहाँ से हम लोग को फर्स्ट टाइम बार्ली और वीट के ग्रो का पता चलता है। एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, और इस एरिया में शिप और गोट्स का जो रेयर यानी कि पालने की जो प्रक्रिया थी वो हमें इस एरिया में फर्स्ट टाइम मेहरगढ़ से ही पता चलता है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, और गांव, सबसे पुराने गांव का भी पता हमें मेहरगढ़ से ही पता चलता है। एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स वेयर फाउंड, और इस साइट से हमें खुदाई में बहुत सारे जानवर के हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर, पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वेयर फाउंड। कुछ जंगली जानवर के भी, कुछ पालतू जानवर के भी हमें बोन्स प्राप्त होते हैं इन मेहरगढ़ के साइड से। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। जो वहाँ घर के अवशेष पाए गए हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में या तो स्क्वायर शेप में पाए जाते थे। इच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, हर हाउस में 4 कंपार्टमेंट यानी कि 4 रूम होते थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, कुछ अनाज के स्टोरेज के लिए किन्हीं का इस्तेमाल होता होगा। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some forms of life after death. People ऐसा बिलीव करते थे और मरे हुए लोगों की भी देखभाल करते थे इस फॉर्म में कि लाइफ के डेथ के बाद भी कुछ लाइफ बचे हुए रहते हैं, उनके दूसरे जीवन की शुरुआत होती है, ऐसा उन लोगों का उस टाइम का मानना था। बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट सेवरल, और बरियल उन्हीं का एक ऐसा अरेंजमेंट था जिनमें सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़ इन वन इंस्टेंस, और इनमें से एक में ऐसा पाया गया द डेड पर्सन वाज बरीड विथ गॉड। जो मरे हुए पीपल थे उनके साथ गोट को भी दफनाया गया यानी कि बकरी को भी दफनाया गया, विच वेयर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। और ऐसा उन लोगों को मानना था कि मरने के बाद की भी उनकी एक दुनिया होती है जहाँ उन्हें भोजन की जरूरत पड़ती होगी, इसलिए उन्होंने गोट को भी उनके साथ दफनाया। एल्सवेयर केव पेंटिंग इन फ्रांस, फ्रांस में केव पेंटिंग्स भी पाए गए हैं, और ये हमेशा इनकी जो टाइम पीरियड है 20,000 साल से 10,000 साल के बीच में, मीन्स ये लास्ट के पैलियोलिथिक और स्टार्टिंग के मेसोलिथिक एज की बात हो रही है। और इस पेंटिंग में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जानवरों की पेंटिंग है,
ये बुल हैं, बफेलोज हैं, राइनोसोर्स हैं, इनके पेंटिंग्स बनाते थे। और पेंटिंग्स जिस चीज़ों की बनती थी वो चारकोल प्लस आयरन ओर की पेंटिंग बनती थी। आयरन ओर क्या होता है? आयरन का एक अयस्क होता है जहाँ से हम लोग आयरन मिनरल प्राप्त करते हैं, उसे आयरन ओर बोलते हैं। एल्सवेयर न्यूलिथिक साइट्स के बारे में भी देख सकते हैं। फाइंड टर्की इन योर एटलस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट्स। और न्यूलिथिक साइट्स में टर्की बहुत ही फेमस है। कैटल हुयूक was found in Turkey। कैटल हुयूक एक जगह है जो कि टर्की में पाया जाता है। सेवरल थिंग्स वेयर ब्राउट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस। यहाँ पे बहुत दूर दूर से बहुत सारे चीज़ों को लाया गया है, बसाया गया। फ्लिंट जो कि सीरिया से मंगाया गया। कॉरीज फ्रॉम द रेड सी, सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी से सेल्स लाया गया। एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट, रिमेंबर देयर वेयर नो कार्ड्स, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द पैक ऑफ एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल। ये पीपल और एनिमल्स के ऊपर ढोए हुए सामान है जो कि एक जगह से दूसरे जगह लाए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।